आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अजब फिल्म की गजब कहानी में, जिसमें एक बार फिर लेकर हम हाजिर हैं एक नई फिल्म की गजब कहानी। जी हाँ, मैं भी रिजवान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ चित्रा के साथ अजब फिल्म की गजब कहानी में। चित्रा, आज एक नया शुमारा है और आज एक नई फिल्म की गजब कहानी अपने नाजरीन के लिए हम लेकर आए हैं। बिल्कुल रिजवान, और आज हम अपने नाजरीन को 1962 की हिट फिल्म 20 साल बाद से जुड़े कुछ ऐसे किस्से और कहानियां सुनाएंगे जो शायद पहली बार वो जानेंगे। जी चित्रा, असल में होता क्या है, बहुत सारी फिल्में हमने भी देखी हैं, नाजरीन भी देखते आए हैं, सालों से फिल्मों का देखने का ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन नाजरीन, आप भी जानते हैं कि जो फिल्म हम देखते हैं उसके पर्दे के पीछे की कहानी, उसके किस्से हमें पता नहीं होते। तो इसलिए हम ये शो लाते हैं ताकि फ़िल्म तो देखें, साथ साथ उसमें क्या हुआ था, क्यों वो फिल्म बनी थी, ये तमाम बातें हमारे नाज़रीन जान सकें। बिल्कुल रिजवान, और यही सब बातें होती हैं जो पहले फिल्म के बारे में शायद नाज़रीनों को नहीं पता होती, और जब वो बाद में जानते हैं तो उस फिल्म में पर्टिकुलर और इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। चाहे फिर उस फिल्म के गाने हो या फिर उस फिल्म की बात हो, इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी लेवल बढ़ जाता है उसका, चाहे उसका एक सीन क्यों ना हो कोई। बिल्कुल, जैसे आप भी सुनेंगी और सुनती होंगी तो आपको भी हैरानी होती होगी। बिल्कुल, और जब उस फिल्म से जुड़े हुए किस्सों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट फैक्टर और ज्यादा हो जाता है, और फिर हमें लगता है कि इस फिल्म को और बार बार देख सकते हैं, बार देखने। और कोई सीन जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, इस सीन के बाद ऐसा हुआ था, या इस सीन को इस तरह से फिल्माया गया था। तो ये तमाम बातें आज अजब फिल्म की गजब कहानी में आपके लिए लेकर आए हैं, और आज हम बताएंगे आपको 1962 की सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद की गजब कहानी। एक बात और थी चित्रा, मैं आपको बता दूं, इस फिल्म की ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए भी क्योंकि इसमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी हैं। बिल्कुल रिजवान, और वहीदा रहमान जी की बात की जाए तो उनकी अदा की तो मैं भी दीवानी हूँ, खास तौर पर उनकी खूबसूरती की। सही कहा आपने, बिल्कुल आपकी तरह बेहद खूबसूरत हैं वो भी। शुक्रिया। चलिए आइए, सबसे पहले हम जानते हैं 20 साल बाद से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से। 1960 में हिंदी सिनेमा में रोमांटिक फिल्मों या समाजी फिल्मों का दौर था, और इस तरह की फिल्में ऑडियंस को बहुत पसंद आया करती थी। लेकिन 1962 में एक ऐसी फिल्म आई जो रोमांटिक और समाजी फिल्मों की लीग से हटकर थी, और वो थी साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर 20 साल बाद। कमाल ये रहा कि जिस तरह की फिल्में उस वक्त ऑडियंस को पसंद आती थी, उससे हटकर होने के बावजूद भी ये फिल्म सुपर हिट रही और उस साल की बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था हेमंत कुमार साहब ने, जो बंगाली डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर थे। बंगाल में बहुत बड़ा नाम था हेमंत दा का, और जब उन्होंने हिंदी फिल्म बनाने का फैसला किया तो 20 साल बाद बनाई, एक नॉवेल की कहानी पर। और जिस नॉवेल पर यह फिल्म बनाई गई थी उसका नाम था द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, जो सर आर्थर कॉनन डॉयल की एक मशहूर क्राइम नॉवेल थी। इस नॉवेल की कहानी पर दरअसल सबसे पहले 1951 में जिघांसा के नाम से एक बंगाली फिल्म बनाई गई थी, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। उसके बाद ही हेमंत कुमार साहब ने इसको हिंदी में बनाने का फैसला किया था। खास बात ये थी कि इस फिल्म को बनाया भी हेमंत कुमार साहब ने था, और इसका म्यूजिक भी उन्होंने ही कंपोज किया था, और गाने भी खुद अपनी आवाज में गाए थे। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। अपनी पहली हिंदी फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी हेमंत कुमार साहब ने दी थी बीरेन नाग साहब को, जो पहली बार कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। बीरेन नाग इससे पहले हिंदी सिनेमा के बहुत मशहूर आर्ट डायरेक्टर रह चुके थे, जिन्होंने प्यासा, काला पानी, साहब बीवी और गुलाम और चौधरी का चांद जैसी हिट फिल्मों का आर्ट डायरेक्शन किया था। फिल्म के लीड एक्टर्स की बात की जाए तो बिस्वजीत साहब और वहीदा जी इस फिल्म में नजर आए थे। बिस्वजीत साहब की ये पहली हिंदी फिल्म थी जो उन्होंने उस वक्त की मशहूर अदाकारा वहीदा जी के साथ की थी। आप तो हमारी कसम लौट आई। फिल्म के कुछ सीन्स काफी डराने वाले थे। इस फिल्म को देखने के बाद हिंदी सिनेमा में इस तरह के फिल्मों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ऑडियंस ने इस सस्पेंस थ्रिलर को काफी पसंद किया था। फिल्म उस साल की साहब बीवी और गुलाम के साथ सबसे बड़ी हिट रही, और इस फिल्म ने कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। 7 नॉमिनेशंस में से इस फिल्म ने 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिसमें बेस्ट फीमेल प्लेबैक का लता मंगेशकर जी को, बेस्ट लिरिसिस्ट का शकील बदायूनी साहब को। इसके अलावा बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट साउंड का फिल्म फेयर अवार्ड भी फिल्म 20 साल बाद को ही मिला था।
कुल मिलाकर हेमंत कुमार साहब की इस फिल्म ने ऑडियंस को रोमांटिक और सोशल फिल्म से हटकर सस्पेंस का मजा दिया। तो चित्रा, ये थी कुछ ख़ास बातें फिल्म 20 साल बाद से जुड़ी हुई जो हमने अपने नाज़रीन को बताई हैं। और मैं तो इस तरह की फिल्में देखता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। आपको डर लगता है वाकई? जी। चलिए गनीमत है, मुझे तो डर नहीं लगता। क्योंकि और डर लगता है तो बस लगता है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस तरह की फिल्म देखकर डर जाते हैं। आप नहीं डरती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए एक सीन दिखाएं फिर आपको इस फिल्म का। चलिए तो दिखाइए वो सीन, देखें किसको डर लगता है। चलिए आइए देखते हैं एक सीन इस फिल्म का जो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी अपने वक्त की। देखेंगे कि इनको डर लगेगा या नहीं, या आपको डर लगता है या नहीं। और देखेंगे कि इस सीन को देखने के बाद रिजवान कहाँ दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं। लक्ष्मण, हो न हो ये वही लक्ष्मण है जो जेल से भागा था। अच्छा, अच्छा, तो लक्ष्मण ही खूनी है, लेकिन इशारा किसे करता है? तो इस फिल्म से जुड़ी हुई कई और दिलचस्प बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उस वक्त वो बिस्वजीत साहब को नहीं बल्कि मशहूर बंगाली एक्टर उत्तम कुमार साहब को लेना चाहते थे, लेकिन उत्तम कुमार बहुत मसरूफ थे और वो इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में, जिसमें हम बात कर रहे हैं फिल्म 20 साल बाद की।
जी, चित्रा और 20 साल बाद बेहद खूबसूरत फिल्म थी। इसमें बिस्वजीत साहब और वहीदा रहमान जी नज़र आए थे। तो बिस्वजीत साहब और वहीदा रहमान जी इस फिल्म में नज़र आए थे। तो आइए अब बात करेंगे इस फिल्म के लीड एक्टर की, बिस्वजीत साहब, जिन्होंने, मैं आपको भी बता दूं, नाज़रीन को भी, पहली बार उन्होंने कोई हिंदी फिल्म की थी और 1962 में उनको मौका मिला था, अपने करियर का आगाज़ किया था हिंदी सिनेमा में, और वो फिल्म 20 साल बाद थी। बिल्कुल रिजवान, और नॉन हिंदी फिल्म एक्टर होने के बावजूद जिस तरीके की शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने इसमें दी थी, उसके लिए हर किसी ने उनकी इस फिल्म की एक्टिंग की यदि हम बात करें तो उसे लेकर खास तौर पर तारीफ की थी। तो बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी चित्रा बिस्वजीत साहब की इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की। तो आइए कुछ खास बातें हैं बिस्वजीत साहब से जुड़ी हुई इस फिल्म की, वो अपने नाजरीन को हम बताते हैं। आइए देखते हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आँखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से, कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए। इस फिल्म में लोगों ने पहली बार एक ऐसे एक्टर को देखा था जिसका अंदाज, जिसकी स्टाइल सबसे जुदा थी, जिसकी खूबसूरती पर लड़कियां उस वक्त मर मिटी थीं, और वो थे बिस्वजीत साहब। बिस्वजीत साहब की ये पहली हिंदी फिल्म थी और इससे पहले वो बांग्ला फिल्में कर चुके थे। इनको हिंदी फिल्म में बड़ा ब्रेक कैसे मिला, हम ये दिलचस्प किस्सा आपको जरूर बताएंगे। असल में जब हेमंत कुमार साहब अपनी पहली हिंदी फिल्म 20 साल बाद बना रहे थे तो उस वक्त वो बिस्वजीत साहब को नहीं बल्कि मशहूर बंगाली एक्टर उत्तम कुमार साहब को लेना चाहते थे, लेकिन उत्तम कुमार बहुत मसरूफ थे और वो इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे थे। हेमंत कुमार साहब भी बंगाल से ताल्लुक रखते थे और बिस्वजीत साहब को जानते भी थे, क्योंकि बिस्वजीत साहब पहले कुछ बंगाली फिल्में कर चुके थे और बंगाल में थिएटर से भी वो जुड़े हुए थे। उस वक्त जब हेमंत कुमार साहब को कोई एक्टर नहीं मिल रहा था तो अपनी फिल्म के लिए तब बिस्वजीत साहब मुंबई ही गए हुए थे। बिस्वजीत साहब को गुरुदत्त ने अपनी फिल्म साहब बीवी और गुलाम के लिए बुलाया था। गुरुदत्त साहब उनसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे, लेकिन बिस्वजीत साहब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। तब उनकी मुलाकात हुई हेमंत दा से और हेमंत दा ने उन्हें 20 साल बाद के लिए साइन कर लिया। बिस्वजीत साहब की ये पहली हिंदी फिल्म थी और पहली बार किसी हिंदी फिल्म में वो काम कर रहे थे। परेशानी ये थी कि बिस्वजीत साहब बहुत अच्छी हिंदी नहीं जानते थे, इसीलिए उनको हर सीन से पहले काफी रिहर्सल्स करनी पड़ती थी और हिंदी में डायलॉग बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। शूटिंग से पहले बिस्वजीत साहब घंटों घंटों हिंदी के तलफ्फुज पर काम किया करते थे, तब जाकर कहीं वो इस फिल्म में हिंदी डायलॉग ठीक से बोल पाए। लेकिन फिल्म देखने के बाद और फिल्म 20 साल में उनकी एक्टिंग देखने पर बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि उन्हें हिंदी बोलने में किसी भी तरह की कोई परेशानी रही होगी। हम आपको एक सीन दिखाते हैं बिस्वजीत साहब का। मेरा जीवन फिर भी मेरे साथ हाँ? देखो राधा, ये सब तस्वीरें मेरे बुजुर्गों की हैं। इन्होंने चंदनगढ़ के लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किए कि लोग इनकी पूजा करने लगे। और ये तस्वीर मेरे दादाजी की है। इनके गुनाहों की वजह से ही इस खानदान पर शराब शुरू हुआ। मेरे पिताजी मार डाले गए। मेरे चाचा जी कत्ल कर दिए गए।
शायद मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ और हर वक्त यही सोचता रहता हूँ, लेकिन चाहने पर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती मैं कितना मजबूर हूँ। ये खाली जगह देख रही राधा, आज नहीं तो कल यहाँ मेरी तस्वीर लगाई जाएगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे सोचने ना सोचने से क्या होता है राधा? जब मेरे कपड़े पहनने से ही एक आदमी मार डाला गया, तो जागीरदारों पर जो शराब है उससे मैं कितने दिन बच सकता हूँ? तो वाकई एक नॉन हिंदी एक्टर होने के बाद जिस तरह की एक्टिंग बिस्वजीत साहब ने की थी उसके लिए हर किसी ने उनकी तारीफ की। लेकिन रिजवान, यहाँ पर इस फिल्म के गानों को लेकर भी बात करना जरूरी हो जाता है। और गानों की जब हम बात करें तो सुना है मैंने कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और माशाल्लाह आपकी आवाज इतनी अच्छी है तो गाना अच्छा गाते ही होंगे। आपने जो भी सुना है वो गलत सुना है, या जिस किसी से भी सुना है वो गलत सुना है, क्योंकि मैं कभी गाने नहीं गाता हूँ। हाँ, आवाज़ अच्छी है, ठीक है, लेकिन गाना अगर गाना चाहूँगा तो सारे भाग जाएंगे, सबसे पहले आप भागेंगे यहाँ से। नहीं, मेरा तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि पेशेंस लेवल अच्छा है, तो मैं नहीं भागने वाली, लेकिन नाजरीन भाग गए तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाथरूम सिंगर होते हैं, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हम इस फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे किस्से हैं एक गाने के साथ, बिल्कुल वो बताएंगे। आपको बता दें कि एक गाना था इस फिल्म का जिसकी शूटिंग किस तरह से हुई थी, बिस्वजीत साहब को किस तरह की टिप्स दी गई थी डायरेक्टर साहब के तरफ से, वो बताते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास बातें। बेकरार करके हमको यूं न जाइए, जो बिस्वजीत साहब और वहीदा जी पर फिल्माया गया था। इस गाने की शूटिंग जब हो रही थी तब डायरेक्टर बीरेन नाग ने बिस्वजीत साहब को खास तौर पर ताकीद की थी कि वो वहीदा जी को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। इस गाने को कुछ इस तरह से फिल्माया जाना था कि इसमें बिस्वजीत साहब को रोमांस करना था वहीदा जी के साथ, एक तरह से उनको छेड़ना था। बिस्वजीत साहब ने इस पर कहा कि बिना हाथ लगाए किस तरह से उनको छेड़ना होगा। डायरेक्टर बोले, यही तो कहानी है गाने की कि वो शर्मा कर आपसे दूर जाएंगी और आपको सिर्फ अपने इशारों से, अपनी मुस्कुराहट से, अंदाज से उनको छेड़ना है। जैसा डायरेक्टर साहब ने कहा, बिस्वजीत साहब ने बिल्कुल वैसा ही किया और इस तरह ये गाना फिल्माया गया। आइए आपको यही गाना सुनवाते हैं और आप खुद ही देखिए कि किस तरह से फिल्माया गया था गाने को और क्या अंदाज था इसमें बिस्वजीत साहब का। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं, यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम, देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम, खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम, बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए,
आपको हमारी कसम लौट अजब फिल्म की गजब कहानी में ऐसे बहुत सारे दिलचस्प किस्से अभी बाकी हैं इस फिल्म से जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और हमारी ये बातें लगातार जारी रहेंगी ब्रेक के बाद भी। लता जी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी और इस वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने आराम के लिए कहा था। लता जी तकरीबन 3 महीने के लिए आराम पर थीं और हेमंत कुमार साहब ने इसी दौरान उन्हें ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में, जिसमें हम बात कर रहे हैं फिल्म 20 साल बाद की। रिजवान, इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर हम बात कर रहे थे इस फिल्म में, लेकिन एक ऐसा गाना भी मैंने सुना है कि उस गाने को गाने से पहले लता जी लगभग 3 महीने तक बीमार थी। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, क्योंकि एक किस्सा जुड़ा हुआ है इस फिल्म के एक और गाने के साथ, लता मंगेशकर जी ने गाया था, लेकिन मैं अभी आपको बता दूंगा तो नाजरीन को क्या हम बताएंगे। बिल्कुल, तो चलिए सीधे नाजरीन को वो हम किस्सा बताते हैं। जी, तो आइए देखते हैं। एक और किस्सा है इस फिल्म का और वो जानेंगे तो आप हैरान होंगे, क्योंकि लता मंगेशकर जी 3 महीना बीमार थी। क्यों बीमार थी, क्या हुआ था, और उस बीमारी के बाद उन्होंने पहली बार उठने के बाद मतलब एक गाना गाया था इस फिल्म का, वो कौन सा था? वैसे आप नहीं जानती बिल्कुल भी इस बारे में? नहीं रिजवान, ये किस्सा तो मुझे आपसे सुनना था। ये तो इतना मशहूर किस्सा है लता मंगेशकर जी का। चले, तो आपके नाजरीन ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्हें नहीं पता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। जी, तो आइए हम जानते हैं कि लता मंगेशकर जी का वो कौन सा किस्सा है इस फिल्म से जुड़ा हुआ है। 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद का म्यूजिक भी हिंदुस्तान भर में मकबूल रहा था। इस फिल्म का म्यूजिक खुद फिल्म के प्रोड्यूसर हेमंत कुमार साहब ने कंपोज किया था और गाने लिखे थे मशहूर व मारूफ शायर और नगमा निगार शकील बदायूनी साहब ने। इस फिल्म के एक गाने के साथ एक और किस्सा जुड़ा हुआ है और वो ये कि लता जी की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड हुआ, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये गाना लता जी ने 3 महीने की बीमारी के बाद गाया था। लता जी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी और इस वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने आराम के लिए कहा था। लता जी तकरीबन 3 महीने के लिए आराम पर थीं और हेमंत कुमार साहब ने इसी दौरान उन्हें ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए कहा। लता जी इस गाने को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, लेकिन हेमंत कुमार साहब ने उन्हें मना लिया और 3 महीने के आराम के बाद लता जी ने सबसे पहले ये गाना रिकॉर्ड किया और ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि लता मंगेशकर जी को इस गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उस वक्त लता मंगेशकर जी पर इल्जाम भी लगाए गए कि इन्होंने अपने गले के ऑपरेशन के जरिए आवाज को और सुरीला बनाया है, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थीं, क्योंकि लता जी फूड पॉइजनिंग की वजह से 3 महीना बीमार रही थीं, जिसके चलते डॉक्टर्स ने उन्हें आराम के लिए कहा था। लता जी की आवाज में ये गाना उस वक्त बहुत मकबूल हुआ और आज भी ये यादगार ही है। आइए सुनाते हैं आपको लता जी की आवाज में यही गाना, जिसको लिखा था शकील बदायूनी साहब ने और उन्हें भी इसी गाने की बदौलत बेस्ट लिरिसिस्ट के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल।
तो रिजवान, ऐसे दिलचस्प किस्से आपसे जानने के लिए तो खास तौर पर नाजरीन इंतजार करते हैं और मुझे भी काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ ऐसे किस्से जानने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल नाजरीन से यहाँ पर विदा लेने का वक्त हो गया है। विदा लेने का वक्त तो है, लेकिन मन नहीं करता जाने का। और उम्मीद करते हैं कि आज का शुमारा भी आपको पसंद आया होगा। अगले शुमारे में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और कुछ खूबसूरत किस्से, एक गज़ब फिल्म की कहानी आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो अब इजाज़त ले लेते हैं। बिल्कुल, रखिए अपना ख्याल, तब तक हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।